नमस्कार। अगर कमर के निचले हिस्से का दर्द आपकी जिंदगी का एक अनवेलकम हिस्सा बन गया है, तो आज हम इसी दर्द की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। हम खास तौर पर L4, L5 और S1 स्लिप डिस्क को समझेंगे। ये होता क्यों है, इसका इलाज क्या है और सबसे जरूरी, इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कमर दर्द से परेशान हर इंसान के मन में जरूर आता है कि भाई आखिर ये दर्द होता क्यों है और ऐसा क्या होता है कि ये दर्द कमर से शुरू होकर सीधा पैर तक चला जाता है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस दर्द की असली वजह को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये स्लिप डिस्क आखिर है क्या भला। देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझना उतना ही आसान है। चलिए देखते हैं कि इस दर्द की कहानी शुरू कहाँ से होती है। सोचिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर एक रखी हुई छोटी छोटी हड्डियों का एक टावर है। अब इन हड्डियों के बीच में एक जेल जैसा कुशन होता है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मतलब झटकों से बचाता है। पर जब कभी ये कुशन फट जाता है और इसका अंदर का जेल बाहर निकलकर पास से गुजर रही नसों पर दबाव डालने लगता है, बस वहीं से तेज दर्द का खेल शुरू हो जाता है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दर्द कौन सा रास्ता लेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर L4, L5 डिस्क में दिक्कत है, जो हमारी कमर का सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाला हिस्सा है, तो दर्द अक्सर जांघ से होते हुए पिंडली तक जाता है। और वहीं अगर प्रॉब्लम L5, S1 डिस्क में है, तो दर्द पैर के पिछले हिस्से से होता हुआ एड़ी या पैर के साइड तक पहुंच सकता है। और हाँ, इसी को हम आम भाषा में साइटिका का दर्द कहते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है, और वो ये कि ज्यादातर मामलों में सर्जरी तक जाने की नौबत ही नहीं आती। इलाज का जो पहला और सबसे अहम पड़ाव है, वो है बिना सर्जरी वाला इलाज। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल होता है। इलाज का सफर आमतौर पर इन 3 कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप 1, दवाओं और थोड़े आराम से शुरुआती दर्द और सूजन पर काबू पाना। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, फिजियोथेरेपी। इसमें एक्सरसाइज के जरिए मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है। और अगर दर्द फिर भी बहुत ज्यादा है, तो स्टेप 3 आता है, जिसमें एपिड्यूरल इंजेक्शन सीधे सूजन वाली जगह पर असर करके राहत देते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ कसरत नहीं है, ये पूरा एक विज्ञान है। इसमें मैकेंजी मेथड जैसी खास एक्सरसाइज होती हैं जो नस पर से दबाव हटाने का काम करती हैं। पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने से रीढ़ को एक नेचुरल सपोर्ट मिलता है और स्ट्रेचिंग से सायाटिका के दर्द में काफी आराम मिलता है। मतलब ये एक पूरा रिकवरी प्लान है जो शरीर को आगे के लिए भी तैयार करता है। तो जो एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये है, ये जानना बहुत हिम्मत देता है कि ज्यादातर लोग बिना सर्जरी के ही इन तरीकों से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बस जरूरत होती है थोड़े से सब्र और सही इलाज की। लेकिन हाँ, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां बिना सर्जरी वाले तरीके काम नहीं कर पाते, तब जाकर सर्जरी एक ऑप्शन बनती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सर्जरी का फैसला कब और क्यों लिया जाता है। सर्जरी का फैसला कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। डॉक्टर इस पे तभी विचार करते हैं जब कुछ महीनों के इलाज के बाद भी कोई फायदा ना हो, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए, पैर में बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगे या फिर यूरिन पर कंट्रोल खोने जैसी कोई गंभीर समस्या हो। ये सारे संकेत बताते हैं कि नस पर दबाव अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। सर्जरी के भी कई ऑप्शंस होते हैं। सबसे आम है माइक्रो डिस्केक्टमी, जिसमें बस डिस्क का वो छोटा सा हिस्सा हटा दिया जाता है जो नस को दबा रहा है। एक और प्रोसीजर है लैमिनेक्टमी, जिसमें हड्डी का थोड़ा सा हिस्सा हटाकर नस के लिए ज्यादा जगह बनाई जाती है। और लंबर फ्यूजन में 2 हड्डियों को जोड़ दिया जाता है ताकि रीढ़ को मजबूती और स्थिरता मिल सके। और यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव आंकड़ा है। माइक्रो डिस्केक्टमी, जो कि सबसे कॉमन सर्जरी है, उसका सक्सेस रेट 90 से 95% है। मतलब इतने मामलों में साइटिका के दर्द से तुरंत राहत मिल जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जिन्हें सर्जरी के रास्ते पर जाना पड़ता है। इलाज के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है, वो है रोकथाम। यानी भविष्य में ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक स्वस्थ रीढ़ की चाबी प्रिवेंशन ही है। ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है।
उठते बैठते समय पोस्चर सही रखना, कोई भी भारी चीज घुटने मोड़कर उठाना, रोज थोड़ा चलना या स्विमिंग करना, वजन कंट्रोल में रखना और स्मोकिंग से दूरी बनाना। ये छोटी छोटी आदतें आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि वो अब हमें पता है। असली सवाल है कि शुरुआत कब करनी है। इस सारी जानकारी के बाद अपनी रीढ़ की सेहत के लिए आज कौन सा एक छोटा लेकिन पॉजिटिव कदम उठाया जा सकता है? उस एक कदम का जवाब ही एक हेल्दी और दर्द मुक्त भविष्य की तरफ पहला कदम होगा।